तांबे की खदान में काम करते वक्त इस आदमी को गलती से एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसे पता चला कि वो कोई आम सांप नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक रैटलस्नेक था। उसने दर्द बर्दाश्त करते हुए मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके पूरे शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा, जिससे उसके हाथ सुन्न हो गए और फोन गिर गया। माइक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और जहां सांप ने काटा था वहां चीरा लगाया। फिर उसने पूरी ताकत से जहर चूसकर बाहर निकाला। उसे अपना फोन उठाने का मौका भी नहीं मिला और वो लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ भागा। उसे नहीं पता था कि ये भयानक हादसा ही असल में उसकी जान बचाने वाला था। घर में घुसते ही घबराए हुए माइक ने पूरी एक बोतल शराब पी ली और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे इस बात की खुशी थी कि वो समय पर घर पहुंच गया और किसी जंगली जानवर का शिकार होने से बच गया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। माइक खुद को याद दिला रहा था कि उसे सांस लेते रहना है। जैसे जैसे उसके दिल की धड़कन तेज हुई वो जल्द ही बेहोश हो गया, लेकिन उसका शरीर लगातार कांपता रहा। जब अगले दिन माइक की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका हाथ सूजकर बहुत बड़ा हो गया था। शुक्र है कि वो अभी भी जिंदा था। जैसे ही रात हुई आधी बेहोशी में माइक को लगा जैसे कोई उसे ढूंढते हुए आया है, लेकिन उसकी खराब हालत देखने के बाद उस अजनबी ने मदद करने के बजाय वहां से तुरंत निकल जाना बेहतर समझा। माइक ने बस एक अजीब सी बात सुनी, सूरज हमेशा की तरह निकलेगा। माइक को धुंधला सा दिखाई दिया कि कुछ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी मां का मैसेज आया, जिससे उसकी काफी समय से कोई बात नहीं हुई थी। ये मैसेज किसी आखिरी विदाई जैसा था, लेकिन माइक इसे देख ही नहीं सकता था। वो अभी भी जहर से लड़ रहा था। जब उसकी बर्दाश्त करने की हद पार हो गई तब वो थोड़ा पानी पीने के लिए हिम्मत करके उठा, लेकिन बोतल बिल्कुल खाली थी। माइक किसी तरह रेंगते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और दूसरी बोतल की तरफ बढ़ा। उसे इतनी तेज भूख और प्यास लगी थी कि उसने जमीन पर गिरा हुआ पानी भी नहीं छोड़ा। अच्छी बात यह थी कि माइक आखिरकार होश में आ गया था। उसके पास फोन नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। वो बस इतना जानता था कि जहर से उसकी जान नहीं गई और उसके हाथ का घाव भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अचानक उसे बहुत तेज भूख लगी, इसलिए माइक ने शहर जाकर कुछ खाने का मन बनाया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी कार पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। माइक सोचने लगा कि आखिर वो कितने दिनों तक बेहोश रहा। ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने खुद को थोड़ा साफ किया और सीधे शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचते ही माइक को कुछ अजीब लगा। जो सड़कें हमेशा भीड़ से भरी रहती थी वो आज बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। सुपरमार्केट के दरवाजे पर उसने देखा कि सड़क पर सामान बिखरा पड़ा है, जैसे लोग जल्दबाजी में इसे छोड़ गए हों। और जब माइक ने जमीन पर एक लाश देखी तो उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। लाश की हालत और उसके आसपास भिनभिनाती मक्खियों को देखकर लग रहा था कि उस इंसान को मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन चारों तरफ की तबाही देखकर साफ था कि कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। तभी माइक की नजर एक चेतावनी वाले बोर्ड पर पड़ी। बिना कोई और सोचे उसने तुरंत अपनी कार घुमाई और सीधा अपने माता पिता के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में रेडियो सुनने पर उसे पता चला कि वो पूरे 3 हफ्तों तक बेहोश था। इस बीच दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था। ये बहुत तेजी से फैलता था और इससे मौत का खतरा भी बहुत ज्यादा था। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया था। सरकार ने बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी थी। इन सब बातों पर यकीन न कर पाने वाला माइक आखिरकार घर पहुंचा। प्लेट में बचे हुए खाने को देखकर वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि उसके माता पिता ठीक हो। लेकिन जैसे ही माइक बेडरूम में गया, अपने पिता की भयानक हालत देखकर उसका दिल टूट गया। अपने पिता को वहां मरा हुआ देखकर माइक फूट फूट कर रोने लगा। वो ये सब देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो बाथरूम की तरफ मुड़ा और वहां उसने देखा कि उसकी मां भी टॉयलेट के पास मरी पड़ी थी। इस अचानक लगे सदमे ने माइक को पूरी तरह तोड़ दिया। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने माता पिता को उनके पसंदीदा बगीचे में दफना दिया। बचपन से ही अकेले रहना पसंद करने वाले माइक को आज पहली बार इस सन्नाटे से डर लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई और भी उसकी तरह जिंदा बचा हो, इसलिए उसने पूरे शहर में खोजना शुरू किया। लेकिन माइक को हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें ही दिखाई दी। हार न मानते हुए उसने बड़े शहर जाने का फैसला किया। वो सीधे सुपरमार्केट गया और कुछ जरूरी सामान ले लिया, लेकिन बिना पैसे दिए सामान लेने की कोई खुशी नहीं थी। माइक मेन रोड पर आगे बढ़ता गया, लेकिन जब वो पुल पार करने वाला था तो उसने देखा कि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर माइक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो अपने अंदर का डर बाहर निकाल रहा था। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा, ये सोचकर कि शायद ये सब सिर्फ एक बुरा सपना हो, लेकिन चेहरे पर होने वाले दर्द ने उसे बता दिया कि दुनिया सच में खत्म हो चुकी है। फिर भी माइक को पूरा यकीन था कि कोई न कोई तो जिंदा होगा, इसलिए वो लास वेगास चला गया। लेकिन उसे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि जो शहर कभी शोर शराबे और भीड़ से भरा रहता था वो अब बिल्कुल शांत हो गया था। हालांकि बैकअप बिजली से शहर की बत्तियां जल रही थी, लेकिन इस भयानक सन्नाटे में ये चमक दमक भी बहुत डरावनी लग रही थी। माइक गुस्से में जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा ही मिला। बहुत खोजने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो वो हार मानकर एक महंगे हॉट स्प्रिंग में लेट गया और सोचने लगा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो बिना कपड़ों के पूरे होटल में ऐसे ही घूमने लगा। वो शराब के काउंटर पर गया और अपने लिए सबसे महंगी विदेशी शराब का एक पैक बनाया। लेकिन जैसे ही माइक उसे पीने वाला था तभी अचानक किसी की आवाज सुनकर वो बुरी तरह डर गया। अगले ही पल उसके सामने 2 लोग खड़े थे जो जिंदा थे। माइक ने झटपट खुद को किसी चीज से ढका। उन लोगों ने जो न्यूज रिकॉर्ड की थी उसे देखकर माइक को आखिरकार पता चल गया कि ये तबाही कैसे आई। दरअसल जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ था तभी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था, लेकिन उन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने दुनिया से झूठ बोला कि उन्होंने वायरस का इलाज ढूंढ लिया है और असली सच्चाई को छुपाए रखा। वे चुपचाप मरने वाले लोगों को दफनाते रहे, लेकिन वे इस वायरस के फैलने की रफ्तार को समझ नहीं पाए। जब तक इंसानों को इसकी गंभीरता समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसी वजह से दुनिया में ये विनाश हुआ। किस्मत से ये लड़की और एक बूढ़ा आदमी बच गए थे। सैम को लगता था कि शायद उनके शरीर में इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी थी। खैर जो भी हो, अब उन तीनों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और उनकी बची हुई जिंदगी यहाँ बैठकर शराब पीने में ही गुजारनी थी। लेकिन माइक इस बात से सहमत नहीं था। वो अकेला थोड़ा शांत होना चाहता था, लेकिन शीशे में खुद को देखकर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए।
इसलिए वो सीढ़ियों के पास ही गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने कल रात मिले उन दोनों लोगों को ढूंढना शुरू किया। उसे डर था कि कहीं वो सब उसका कोई वहम न हो। शुक्र है कि उसे ड्रेसिंग रूम में लीजा मिल गई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे लीजा के अंदर जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। इसलिए उसने हैरानी से उससे पूछा। सैम ने उन दोनों के लिए बहुत प्यार से नाश्ता बनाया था। फिर तीनों ने मजे से खाना खाया। लेकिन जब लीजा को पता चला कि माइक यहाँ से जाने वाला है तो वह बहुत उदास होकर घर से बाहर चली गई। सैम ने माइक को रोकने की कोशिश की और कहा कि शायद वही लीजा के जीने की एक आखिरी उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले उन दोनों ने तय किया था कि जब यहाँ का खाना खत्म हो जाएगा तो वे दोनों सुसाइड कर लेंगे। माइक ने कहा कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और वहाँ इतना खाना है कि वे 10 साल और जी सके, लेकिन सैम ने कहा। ये कहकर सैम वहां से उठकर चला गया। दूसरी तरफ माइक रोती हुई लीजा के पास गया और उससे कहा कि वो उसे अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन लीजा बस मुस्कुरा दी। माइक समझ गया कि उसने अपना मन बना लिया है। माइक को अकेले ही उस दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। तभी उसने गोलियों की 2 आवाजें सुनी और पूरी दुनिया फिर से शांत हो गई। ये सुनकर माइक पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी कार की स्पीड पूरी फुल कर दी। वो इस तरह से अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन तभी एक छोटे से कुत्ते के आने से माइक ने अपना इरादा बदल दिया। उस छोटे से पपी को अपनी तरह ही जिंदा देखकर माइक के अंदर जीने की उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने तुरंत उस कुत्ते का नाम लकी रखा और उसे अपनी कार में बिठा लिया। जब उसके पास कोई और मंजिल नहीं बची थी तो माइक ने वापस उसी जगह जाने का फैसला किया जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इससे पहले माइक लकी को लेकर शहर की लाइब्रेरी में गया। वहां उसने जिंदा रहने के तरीकों से जुड़ी कई किताबें इकट्ठा की और फिर वो अपने उस घर में लौट आया जहाँ उसे सुकून मिलता था। अब एक इंसान और एक कुत्ता दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, लेकिन अकेलेपन भरे दिनों में कभी कभी उदासी घेर लेती थी। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। माइक हर दिन बस कल वाले काम ही दोहराता रहता था। जब वो बोर होता तो अपने आंगन में कार चलाता। जब उसे लग रहा था कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तभी हमेशा शांत रहने वाला लकी जोर जोर से भौंकने लगा। लकी जिस तरफ भौंक रहा था माइक ने उधर देखा तो उसे धुएं का एक गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस धुएं को देखते ही माइक बिना देरी किए अपनी कार में लकी को बैठाकर उस घर के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जाता छत पर बंदूक तानकर खड़ी एक लड़की ने उसे रोक दिया। इतने लंबे समय बाद किसी लड़की को देखकर माइक अपनी स्माइल नहीं रोक पा रहा था। उसने बड़ी बेकरारी से कहा कि उसने बहुत लंबे समय से किसी इंसान को जिंदा नहीं देखा है। माइक ने कहा कि अब वे दोनों पड़ोसी हैं। उसने बताया कि जब उसने धुआं उठता देखा तो वो बिना रुके सीधा यहाँ ये देखने चला आया कि आखिर कौन जिंदा बचा है। सारा ने जब ये सुना तो उसने माइक को घर के अंदर बुला लिया और बड़े प्यार से उसके लिए 1 कप चाय बनाई। माइक ने अपने बारे में थोड़ा बताया कि वो एक भूवैज्ञानिक है और उसकी उम्र साल है। वो पूरी तरह से फिट है और उसके एब्स भी है। ये सुनकर सारा को काफी मजा आया। सारा की खूबसूरत मुस्कान देखकर माइक थोड़ा शर्मा गया और वहां से जाने लगा, लेकिन सारा ने उसे रोक लिया। जब एक लड़की ने इतने प्यार से रुकने को कहा तो माइक कैसे मना कर सकता था। इसके बाद दोनों ने पूरी रात बातें की। सारा ने बताया कि वो यहाँ कुछ दिन पहले ही आई है। उसने इस बिकाऊ वाले घर में रुकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि यहाँ कोई लाश नहीं होगी। ये सुनकर माइक ने तुरंत सारा से कहा कि क्यों न वो उसके घर आकर रहने लगे। उसका घर इतना बड़ा है कि सारा को लगा था कि वो अकेले ही मर जाएगी, लेकिन अब जब उसे एक साथी मिल गया था तो उसने बिना कोई झिझक माइक की बात मान ली। दोनों घर लौट आए। सारा को वो जगह बहुत अच्छी लगी और वो खुशी खुशी पीछे का आंगन देखने लगी। इस तरह से किसी इंसान का साथ मिलने पर माइक के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग गई। वो तुरंत घर के अंदर गया और फांसी लगाने के लिए जो रस्सी उसने तैयार रखी थी उसे काटकर फेंक दिया। घर का सारा खाना चूहों ने खा लिया था, इसलिए वो दोनों सुपरमार्केट गए और वहां से बिना पैसों के काफी सारा सामान ले लिया। लेकिन वहां जमीन पर पड़ी लाशें उन्हें बार बार याद दिला रही थी कि ये दुनिया का अंत है। आखिरकार अब उनके पास एक दूसरे का साथ था तो दोनों लगातार बातें करते रहे और उन्होंने वहां मौजूद चूहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अपना सारा सामान पैक करके माइक ने घर आकर सारा के लिए एक बढ़िया सा लंच बनाया। खाना खाते समय दोनों ने इस तबाही के बारे में बात की। माइक को लगता था कि वो लोग किसी जेनेटिक बदलाव या नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से जिंदा बच गए। सारा का कहना था कि शायद ये धरती माँ इंसानों से अपना बदला ले रही है क्योंकि उसके लिए इंसान ही एक वायरस थे। लेकिन ये सब उन्हें ये भी याद दिला रहा था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो लगातार लड़ना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करना शुरू किया। माइक घर के कामों की जिम्मेदारी संभालता था और सारा बाहर जाकर खाना लाती थी। खाली समय में माइक नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाता था ताकि खाने में प्रोटीन मिल सके। इस तरह उन्होंने एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। शुरू में दोनों एक दूसरे से काफी अदब से पेश आते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। इसलिए उन दोनों ने अपने इस रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाने का फैसला किया और इस खुली दुनिया को गवाह मानकर उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया। हालांकि एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए उन्हें काफी सारे खाने और बिजली की जरूरत थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए माइक ने छत पर एक सोलर पैनल लगा दिया, पर ऊपर चढ़ते समय वो अचानक से फिसल कर नीचे गिर गया। राहत की बात यह थी कि कोई हड्डी नहीं टूटी, बस पैर में मोच थी। सारा की माँ एक नर्स हुआ करती थी। उनसे सीखी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके सारा ने माइक के लिए चोट पर लगाने वाला एक मलहम तैयार किया और उसे उसकी चोट पर लगा दिया। 6 महीने का समय पलक झपकते ही बीत गया। सारा ने खुशी खुशी अपने पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सुनकर माइक के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सारा अपने पति के मन की बात समझ गई और तुरंत आगे बढ़कर माइक को दिलासा देते हुए बोली कि वो इसी के लिए बनी है। लेकिन माइक ने पूछा कि वे बच्चे की सुरक्षा कैसे करेंगे? अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो उस समय बच्चे का क्या होगा? सारा की बातों ने माइक के अंदर फिर से हिम्मत जगा दी, इसलिए वो लकी को लेकर लाइब्रेरी गया और प्रेगनेंसी और उसके बाद की देखभाल से जुड़ी किताबें खोजना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह ये सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि लकी एक चूहे पर भौंक रहा था। इसके बाद माइक बहुत सारा सामान घर ले आया ताकि बच्चे के आने की पूरी तैयारी रहे। उस दिन के बाद से माइक अपनी पत्नी के लिए पौष्टिक खाना बनाने के नए नए तरीके खोजने लगा, लेकिन प्लेट में पूरी तरह से शाकाहारी खाना देखकर सारा ने कहा कि
उसे मांस खाना है और वो भी एक बहुत बड़ा टुकड़ा। कोई और रास्ता न देखकर माइक अपनी बंदूक लेकर पास के एक खेत में गया। वहां उसे कुछ गाय दिखी, लेकिन कोई भी गाय चुपचाप खड़ी रहने को तैयार नहीं थी ताकि वो निशाना लगा सके। पीछे मुड़ते ही माइक को अकेले घास खाता हुआ एक छोटा बछड़ा दिखा। वो बहुत प्यारा था, इसलिए माइक उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे की सेहत के लिए माइक को अपना दिल पत्थर करके ट्रिगर दबाना ही पड़ा। लेकिन एक गोली से बछड़े की जान नहीं गई, इसलिए माइक को एक और गोली चलानी पड़ी। हालांकि उसे इसे काटने का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वो किताबों में पढ़कर वही तरीका अपना सकता था। किताब में लिखे निर्देशों के हिसाब से माइक ने बहुत मेहनत की और आखिरकार सारा की पसंद का मांस ले ही आया। अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। सोलर पैनल का काम भी पूरा हो गया था और दोनों को आसानी से बिजली मिल रही थी। इस वजह से वे बचा हुआ खाना फ्रिज में रख सकते थे। लेकिन तभी सारा ने एक बुरी खबर दी। उसने बाथरूम में एक चूहा देखा था और बड़ी मुश्किल से उसे पानी में डुबो कर मारा था। ऐसा अक्सर नहीं होता था। उसने पहले कभी ऐसा चूहा नहीं देखा था जिसे टॉयलेट में रहना पसंद हो। जब दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी कस्बे की सड़कों पर अचानक अनगिनत चूहे दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। वो सब माइक के घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सारा और माइक तुरंत समझ गए कि चूहे खाने की महक सूंघकर यहाँ आए हैं। सारा एक तरफ सफाई करने लगी, जबकि माइक दूसरी तरफ कचरा और बचा हुआ खाना जलाने लगा। उन्हें लगा था कि इससे चूहे भाग जाएंगे, लेकिन चूहों की गिनती और भी बढ़ती गई। परेशानी में आकर माइक को अचानक उस मांस की याद आई। वो भागकर घर के अंदर गया, उसे उठाया और आग में फेंक दिया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। इस कदम से वहां और भी ज्यादा चूहे आ गए। इतनी बड़ी तादाद में चूहों को अपनी तरफ आते देख दोनों को घर के अंदर भागना पड़ा। उन्होंने अलग अलग औजारों की मदद से घर की सारी दरारें बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन चूहों को खाने का लालच आ गया था और वो उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थे। शुक्र है कि घर को इतनी अच्छी तरह पैक कर दिया गया था कि वो दोनों इस मुसीबत से बच निकले। हालांकि तभी अचानक लकी के रोने की तेज आवाज आई। उसे बाहर चूहों के एक झुंड ने घेर लिया था। अपने दोस्त को बचाने के लिए माइक को दरवाजा खोलना पड़ा ताकि वो उसे अंदर ला सके, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे चूहे भी घर के अंदर घुस आए। कोई और चारा न होने पर उसे अपना बेसबॉल बैट उठाना पड़ा और वो एक एक करके उन्हें मारने लगा। सारा की मदद से लकी की चोटों का इलाज किया गया। उस रात वे दोनों बिल्कुल नहीं सो पाए। माइक को डर था कि बच्चे के जन्म के समय उसकी पत्नी को कुछ हो न जाए। ये सुनकर सारा ने उसे तसल्ली दी कि उसे इस चीज का तजुर्बा है, क्योंकि दुनिया खत्म होने से पहले उसने और उसके पहले पति ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। अगली सुबह सूरज निकला और अजीब बात यह हुई कि बिल्लियों के एक झुंड के आने से चूहों की समस्या अपने आप खत्म हो गई। माइक इस मुसीबत से बचने की खुशी मना ही रहा था कि तभी सारा ने उसे एक और अच्छी खबर दी। बच्चा किसी भी समय पैदा होने वाला था। माइक की मदद से बच्चे के जन्म की लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि इस बीच उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार इस तबाही के बाद पैदा होने वाला पहला बच्चा सुरक्षित दुनिया में आ गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम हेजल रखा। इसके बाद उनका परिवार खुशी से रहने लगा। उन्हें लगा था कि ये शांति भरे दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन सारा के लिखे हुए मैसेज वाले बोर्ड के पास अचानक किसी की परछाई दिखाई दी। माइक अभी अभी कुछ खाना इकट्ठा करके जल्दी से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में वो अचानक एक पहाड़ी शेर से टकरा गया जो बहुत बुरी हालत में था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। माइक उसे इस दर्द से मुक्ति दिलाने ही वाला था कि जंगल की एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची तेजी से वहां से भाग रही थी। ये देखकर माइक घबराकर उसके पीछे भागा और जल्द ही उसे रोक लिया। वो उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। उसने बंदूक सिर्फ इसलिए निकाली थी ताकि वो उस शेर को दर्द से आजाद कर सके। जब माइक ने देखा कि बच्ची अब भाग नहीं रही है, तो उसने उसे बताया कि वो भी एक पिता है और उसके भी 2 बच्चे हैं। वे और एक कपल पास के ही एक कस्बे में रहते हैं। माइक जानता था कि बाहर जंगलों में रहना बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने बच्ची से प्यार से कहा कि वो उसे अपने साथ रख सकता है। लेकिन तभी जब उसका अपना कोई घर न हो, बच्ची उसकी बातों में थोड़ी पिघलती हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही माइक ने उसके घाव देखने की कोशिश की, उसके अचानक चिल्लाने से माइक तुरंत पीछे हट गया। माइक बच्ची का डर समझ गया था, इसलिए उसने मदद करने का तरीका बदल दिया। उसने बच्ची से कहा कि वो वापस अपनी गाड़ी में जाकर इंतजार करेगा। अगर उसे कुछ खाना है या रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो फैसला पूरी तरह से उसका होगा। ये कहकर माइक अपनी गाड़ी के पास लौट आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस शेर से वो टकराया था वो वहां से गायब था। पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अंदाजा नहीं था कि ये लापरवाही उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। काफी देर तक बेचैनी से इंतजार करने के बाद वो छोटी बच्ची आखिरकार डरते डरते बाहर आ ही गई। माइक ने उसकी तरफ एक सेब फेंका। बच्ची जिस तरह से टूटकर उस सेब को खा रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत दिनों से भूखी थी। शायद उसे ये एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा आदमी बुरा नहीं है, इसलिए वो बच्ची संभलकर गाड़ी में बैठ गई। लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से चौकन्नी थी। माइक को ये देखकर खुशी हुई और फिर वो उस बच्ची को अपने घर ले आया। सारा को जब पता चला कि कोई मेहमान आया है तो उसने और बच्चों ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया, लेकिन बच्ची के चेहरे पर बस उदासी छाई थी और वो कुछ नहीं बोली। माइक ने उसे अपनेपन का कितना भी एहसास दिलाया, फिर भी वो घबराई हुई और डरी स्मी सी आसपास देख रही थी। दोनों को समझ आ गया था कि इसमें समय लगेगा, इसलिए सारा और माइक ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उस बच्ची से इतना कहा कि वो जब तक चाहे यहाँ उनके साथ रह सकती है। माइक ने जॉर्ज को पूरी बात बताई। जॉर्ज को लगा कि बच्ची को शायद ऑटिज्म की बीमारी है, लेकिन माइक को लग रहा था कि किसी गहरे सदमे की वजह से उसकी ये हालत हुई है। इस तबाही के दौरान बच्ची ने जरूर कुछ बहुत भयानक देखा होगा, इसलिए वो उसे उस जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सारा ने अपने पति को सलाह दी कि उसे उस जगह पर जाकर देखना चाहिए जहाँ उसे बच्ची मिली थी, ताकि पक्का हो सके कि वो वहाँ अकेली ही थी। जब मॉरिन को पता चला कि माइक एक छोटी बच्ची को लेकर आया है तो उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आई। अगली सुबह वो बच्ची के लिए नाश्ता लेकर गई, पर उसे क्या पता था कि बच्ची इतनी डरी हुई है कि वो तुरंत खाने की प्लेट गिरा देगी। लेकिन जब बच्ची ने देखा कि मॉरिन के हाथ पर भी बिल्कुल उसी के जैसे निशान है तो उसने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लिया। मॉरिन ने बहुत ही प्यार से उसे बताया कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तो उसके साथ भी बहुत बुरा सलूक हुआ था, इसलिए वो बच्ची के डर को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। इसके बाद मॉरिन ने बच्ची को अपने बाल छूने के लिए कहा। शायद
इससे उसे अपनी माँ की याद आ गई और वो मॉरिन पर भरोसा करने लगी। फिर मॉरिन उस छोटी बच्ची को अंदर ले गई, उसके नहाने के लिए पानी तैयार किया और उसे प्यार से समझाया कि वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और अब कोई उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। मॉरिन ने उसे बताया कि एक समय उसने भी हार मान ली थी, लेकिन जब उसने सारा का लिखा हुआ मैसेज देखा तो उसके दिल में जीने की उम्मीद फिर से जाग उठी और वो अपने पति के साथ यही रुक गई। अपनी बात खत्म करने के बाद मॉरिन समझदारी दिखाते हुए वहां से चली गई ताकि बच्ची को थोड़ा अकेला वक्त मिल सके। उसी समय माइक और जॉर्ज उस जंगल में पहुंचे जहां वो बच्ची मिली थी। वहां उन्हें लकड़ी का एक छोटा घर मिला जिसके अंदर बहुत सारे डरावने हथियार रखे हुए थे। ये नजारा देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी तरफ मॉरिन ने चुपके से बच्ची का बैग खोला और उसकी एक ड्राइंग बुक देखकर समझ गई कि उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ था। उसे बैग के एक छिपे हुए हिस्से में एक चिट्ठी भी मिली। बच्ची को एक आरामदायक कमरे में सुलाने के बाद मॉरिन ने तुरंत सभी को इकट्ठा किया और वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई। उस चिट्ठी को लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची की माँ थी। उसमें लिखा था कि बच्ची का नाम ईवी है और उसकी किस्मत बहुत खराब है। चिट्ठी में लिखा था कि अगर कोई इस मैसेज को पढ़ रहा है तो वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी जिंदा हो। असल में दुनिया खत्म होने के बाद उनका परिवार खुशकिस्मती से बच गया था, लेकिन उसके पति ने इन सब चीजों का जिम्मेदार अपनी ही बेटी को मान लिया और अपना सारा गुस्सा ईवी पर निकालने लगा, जिसकी वजह से उसने बोलना ही बंद कर दिया। माँ ने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। जब उसे लगा कि अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और वो ईवी को और नहीं बचा सकती, तो उसने ये चिट्ठी लिख दी इस उम्मीद के साथ कि अगर उसकी बेटी जिंदा मिले तो उसे कोई अच्छे से रखे। ये एक माँ की अपनी बच्ची को बचाने की आखिरी कोशिश थी। चिट्ठी के एक एक शब्द ने सभी के दिलों को छू लिया और मॉरिन को भी अपने वो दर्दनाक दिन याद आ गए। उन सबने मिलकर फैसला किया कि वो उस महान माँ की जगह ईवी की देखभाल करेंगे। दिन बीतते गए। माइक और सारा के घर उनका तीसरा बच्चा आने वाला था। जिंदगी हमेशा की तरह खुशी से बीत रही थी। सबने हंसते खेलते एक साल गुजार दिया, लेकिन अचानक एक घंटी बजने की आवाज ने माइक की नींद तोड़ दी। उसे एहसास हो गया कि कोई उनके इलाके में घुस आया है। सारा समेत तीनों लोग अपने हथियार लेकर पीछे के आंगन में आ गए। अलग अलग होकर ढूंढने के बाद उन्हें वो तीन लोग मिल ही गए जो अंदर घुसे थे। जब दोनों गुटों को यकीन हो गया कि उनसे कोई खतरा नहीं है, तब जाकर उन्होंने अपने हथियार नीचे रखे। असल में उनके बच्चे ने गलती से अलार्म बजा दिया था। उन्हें डर था कि कोई उनके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो इतने चौकन्ने थे। गलतफ हमी दूर होने के बाद सबने उन्हें अपने घर के अंदर बुला लिया। बच्चे भी जल्दी ही आपस में घुल मिलकर खेलने लगे। उस औरत ने बताया कि वे काफी समय से हाईवे के किनारे चल रहे थे और सारा का लिखा हुआ मैसेज देखने के बाद ही वो उत्सुकता के चलते यहाँ ये देखने आए थे कि आखिर माजरा क्या है। बात करने वाली इस औरत का नाम मॉली था, जो एक सर्जन थी। दुनिया तबाह होने के बाद वो बिल्कुल अकेली बच गई थी और फिर जिंदा बचे लोगों की तलाश करने लगी। इसके बाद उसकी मुलाकात एशलैंड में लार्स और जेनी और उनके बच्चों से हुई और इस तरह उनका एक बड़ा परिवार बन गया। तभी मॉरिन को लगा कि उसने जेनी को कहीं देखा है। लार्स ने गर्व से बताया कि तबाही से पहले उसकी पत्नी एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। ये सुनकर मॉरिन को सब समझ आ गया। उन चारों की स्थिति जानने के बाद सारा ने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने साथ रखेंगे और अभी के लिए उन्हें पड़ोस वाले घर में रहने को दे दिया। लेकिन माइक को इस बात की काफी चिंता थी कि अगर उन लोगों के पास हथियार हुए तो वो इस बड़े से परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं। अपने पति की बात सुनने के बाद सारा ने माइक को बड़े प्यार से समझाया कि इस तबाही के दौर में हर कोई डरा हुआ है, लेकिन हमें बिना बात के इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन नजर रखने में कोई बुराई नहीं है। अगले दिन सुबह उठने के बाद माइक ने फैसला किया कि वो सामान ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे ताकि इस बहाने वो इन नए लोगों को करीब से परख सके। बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया गया और सारा और मॉरिन ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। माइक ने सबको बताया कि उन्हें क्या क्या सामान ढूंढना है और फिर वो उन लोगों को लेकर कस्बे में आ गया। अभी वे गाड़ी से उतरे भी नहीं थे कि उन्होंने देखा एक जंगली भैंसा उनका रास्ता रोके खड़ा है। अच्छी बात यह थी कि वो कोई खतरनाक जानवर नहीं था। जब तक उसे छेड़ा न जाए तब तक कोई खतरा नहीं था। इसके बाद वे दो के ग्रुप में बंट गए और अपना काम शुरू कर दिया। माइक ने सबको साफ हिदायत दी थी कि कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, लेकिन मॉली सीधे अकेले ही वहां से चली गई। वो अकेले ही अस्पताल पहुंच गई क्योंकि वो वहां बची हुई कुछ दवाइयां ढूंढना चाहती थी। अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े सफेद कंकालों को देखकर भी उसे जरा भी खतरे का एहसास नहीं हुआ। जैसे ही वो अपनी तलाश आगे बढ़ाने वाली थी, अचानक एक जंगली कुत्ते ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे इस तरह अपनी तरफ घूरते हुए देखकर मॉली बुरी तरह डर गई और पीछे हटने लगी। गनीमत थी कि पास ही में एक मास्क रखा हुआ था। माइक ने जंगली कुत्तों को डराकर भगा दिया। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक ताला लगा हुआ क्लिनिक मिल गया। दरवाजा तोड़ने के बाद उसे वहां काफी सारी दवाइयां मिली। जब सब इकट्ठा हुए तो माइक ने देखा कि मैरी अब तक नहीं लौटी है। वो फिक्रमंद था ही कि तभी मैरी बहुत सारा सामान लेकर आ गई। चूंकि वो काम की चीजें लाई थी, इसलिए माइक ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। अंधेरा होने से पहले सब सुरक्षित घर लौट आए। आज की बड़ी कामयाबी और नए साथियों के आने की खुशी में सबने एक पार्टी रखी। जेनी ने रॉस के गिटार पर सबके लिए एक प्यारा सा गाना गाया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान देख माइक को एहसास हुआ कि इस तबाही के दौर में उसने अपनी चौकसी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी थी। नए लोगों को परिवार का हिस्सा बनाना बुरा नहीं था। हंसी खुशी के साथ पार्टी खत्म हुई, पर देर रात जेनी चुपके से शराब पीने लगी। वो इस तरह अपने गर्भ को गिराना चाहती थी। साफ था कि इस माहौल ने जेनी के मन पर बुरा असर डाला था। जब मैरी को इस बारे में पता चला तो उसने बड़े प्यार से जेनी को समझाया और कहा कि वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहेगी। मैरी की बातों से जेनी को तसल्ली मिली और उसने इस सच को अपना लिया। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और जेनी का पेट काफी बढ़ गया था। सबकी देखभाल की वजह से बच्चा सही सलामत हुआ। उधर जॉर्ज और मैरी के घर भी पहले बच्चे की किलकारी गूंजी। अब सब कुछ ठीक होने लगा था। 7 साल देखते देखते बीत गए। लकी अब बूढ़ा हो गया था और हीदर का जन्मदिन था। सबने मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई दी। माहौल बहुत ही प्यारा था। स्कूल न होने की वजह से माइक खुद अपने छोटे बेटे जोजो को पढ़ाता था। वो अक्सर उसे लाइब्रेरी ले जाता था, पर एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। माइक को कुछ अनहोनी का डर सताने लगा, इसलिए वो गाड़ी लेकर बेटे के साथ तुरंत घर लौट आया। सब ठीक तो थे, पर उसने देखा कि लकी गायब है। माइक उसे ढूंढने निकला और आखिर में उसे एक गिरे हुए पेड़ के नीचे
लकी बेजान मिला। पेड़ के तने को हटाकर माइक फूट फूट कर रोने लगा। इतने सालों तक साथ निभाने वाले अपने उस साथी को खोकर वो बहुत दुखी था। सबने मिलकर लकी को दफनाया, पर माइक का गम कम नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि एक शेर की नजर उसके बेटे पर है। माइक जोर से चिल्लाया और बच्चों को भागने को कहा। गुस्से में शेर सीधा उसकी ओर झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया। माइक ने पास पड़ी हथौड़ी उठाने की कोशिश की, पर शेर ने उसे मौका नहीं दिया। बच्चों के सामने ही शेर ने माइक का बुरा हाल कर दिया। उसे खतरे में देख आईवी जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। जब लोग वहां पहुंचे तो माइक की सांसें उखड़ रही थी। मॉली और रीता ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर वहां इलाज के इंतजाम बहुत कम थे। माइक की नब्ज गिरने लगी थी। तभी मॉली ने हिम्मत जुटाकर उसे मुंह से सांस देना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने सांस ली। रीता की पुकार और मॉली की मेहनत से माइक की हालत संभल गई। घावों पर टांके लगाने के बाद अब सब बस उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अपने पति को बेहोश देख रीता से रहा नहीं गया और उसने हथियार उठाया और जंगल की ओर निकल पड़ी। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो उस शेर तक पहुंच गई। दहाड़ते हुए शेर को देखकर रीता ने बिना डरे गोली चला दी। अपना सारा गुस्सा उतारने के बाद वो वापस आई और आखिरकार मॉली की देखभाल से माइक को होश आ गया। 2 महीने के आराम के बाद वो अब चलने फिरने लगा था। बच्चे इस खुशी में झूम उठे और रीता ने भी चैन की सांस ली। 3 साल और बीत गए। छोटा जोजो अब शिकार करना सीख गया था और हीदर और जेम्स अब जवान हो चुके थे। दोनों हमेशा साथ रहते और आसपास की जगहों को खंगालते रहते। इसी वजह से उनके मन में बाहरी दुनिया देखने की चाह जगी। काफी सोच विचार के बाद हीदर और जेम्स ने बाहर जाने का फैसला किया। माइक काफी डरा हुआ था और उन्हें रोकना चाहता था, पर जवानी का जोश ही ऐसा होता है। ऊपर से दुनिया के ऐसे हालात में वो घर वालों की दुआएं लेकर अनजान सफर पर निकल पड़े। उन्होंने वादा किया कि वो सर्दियों तक लौट आएंगे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो 6 साल तक वापस नहीं आएंगे। इस बीच घर पर एक नई मुसीबत आग खड़ी हुई। रीता ने सबके लिए अच्छा खाना बनाने की तैयारी की थी, पर जैसे ही उसने पानी गर्म करना चाहा तो देखा कि नल में पानी ही नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माइक और उसके साथी बांध पर गए और देखा कि पानी सूख चुका है। पाइप भी पुरानी होने की वजह से जंग खाकर टूट चुकी थी। जब वो कोई रास्ता निकाल ही रहे थे तभी जोजों को गाड़ियों की आवाज आई। उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियां बांध की ओर आ रही है। अजनबियों को देख माइक तुरंत अपने बेटे के साथ वहां से घर की ओर निकल पड़ा। साइलेंस। चार्ली ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो माइक मना नहीं कर पाया और उसने साथ में शराब पी, पर जब तक उनका इरादा साफ न हो वो दरवाजा नहीं खोलने वाला था। तभी चार्ली ने ऐसी बात कही कि माइक को उसे अंदर बुलाना ही पड़ा। चार्ली के पास कुआं खोदने की मशीन थी और उसकी टीम ये काम बखूबी जानती थी। खाने के बिना तो रहा जा सकता है, पर पानी के बिना काम नहीं चलेगा। जिंदा रहने के लिए माइक ने चार्ली का स्वागत किया। शर्त ये थी कि माइक उन्हें रसद देगा और वो बदले में यहाँ कुआं खोदेंगे। पर यह फैसला माइक के परिवार के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया। मेहमान नवाजी के बाद चार्ली ने अपनी टीम के साथ कुआं खोदने का काम शुरू किया। माइक ने उसे और करीब से जानने के लिए चार्ली को अपने साथ जंगल में शिकार पर ले गया। वहां जैसे ही उन्हें एक हिरन दिखा तो अचानक हुई फायरिंग से माइक चौंक गया, पर चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ा। नए लोग सबके साथ घुल मिल गए थे और चार्ली सबके साथ बहुत अच्छा बन रहा था, पर उसकी आंखों में छिपी बदनीति माइक ने ताड़ ली थी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसे चार्ली पर भरोसा नहीं है, पर रीता ने कहा कि माइक को हमेशा नए लोगों पर शक होता है, जैसे रॉस पर हुआ था। माइक ने अपनी गलती मानी, पर उसे डर था कि कुआं खुदते ही चार्ली और उसके लोग यही कब्जा जमा लेंगे। उसे आईवी की सुरक्षा की फिक्र थी, पर रीता को ये सब मामूली बातें लग रही थी। माइक ऊंची जगह से चार्ली की हर हरकत पर नजर रखने लगा। आखिरकार कुआं खुद गया और पानी की धार देख सबकी खुशी का ठिकाना न रहा, जैसा कि माइक ने सोचा था। जब उसने चार्ली को रसद देकर जाने को कहा तो उसने साफ कह दिया कि उसे ये जगह बहुत पसंद आ गई है और वो यही रहेगा। एक बड़ी मुसीबत दस्तक दे चुकी थी। पानी की खुशी में सबने पार्टी की, पर पार्टी के बाद छत पर खड़े माइक को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि चार्ली आईवी के कमरे से बड़े घमंड के साथ बाहर निकल रहा है। साइलेंस। माइक घबराकर आईवी के कमरे में गया और उसे बाहर ले आया। मॉली ने जब जांच की तो पता चला कि उस दरिंदे चार्ली ने आईवी के साथ गलत काम किया है। ये उनके उसूलों के खिलाफ था। माइक समझ गया था कि चार्ली एक शिकारी है जो बस नए शिकार की तलाश में रहता है। रीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने मिलकर तय किया कि अब चार्ली का खेल खत्म करना होगा, क्योंकि ऐसे लुटेरों को भगाना काफी नहीं था। वो वापस लौट आते, यही इकलौता रास्ता था। माइक अकेला चार्ली के कमरे की ओर गया। चार्ली समझ गया कि मामला बिगड़ चुका है। उसने अपना खंजर निकाल लिया और बोला कि इस दुनिया में सिर्फ शिकारी ही बचेंगे। उसे लगा कि वो माइक को डरा देगा, पर उसे नहीं पता था कि माइक अकेला नहीं है, उसके साथ उसका पूरा परिवार खड़ा है। चार्ली की घटिया बातें सुनकर माइक का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उस पर हमला कर दिया। माइक अपना गुस्सा शांत करना चाहता था, पर रॉस ने उसे रोक लिया। पहली बार किसी की जान लेने के बाद माइक सदमे में था और बाथरूम में अपने कपड़ों से खून के दाग धोने लगा। अगली सुबह मॉली ने चार्ली की साथी पेरी को उसकी मौत की खबर दी। उसे लगा था कि वो बदला लेगी, पर पेरी को तो जैसे कैद से आजादी मिल गई। वो भी चार्ली की सताई हुई थी। फिर रीता ने चार्ली के बाकी साथियों को वहां से जाने को कह दिया। चार्ली अब इस दुनिया में नहीं था। टाइलर को समझ आ गया था कि यहाँ के लोग अब चुप नहीं बैठने वाले। माइक कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने सबको खुद चुनने दिया कि वे साइलस के साथ जाना चाहते हैं या यही रुकना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सबने रुकने का फैसला किया। सिर्फ साइलस ही था जिसने जाने का फैसला किया, पर कुछ ही देर बाद वो वापस आ गया। उसने माइक से उसे वापस रखने की मिन्नतें की, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। पर पिछली रात चार्ली के जुर्म के वक्त साइलस ही पहरा दे रहा था, इसलिए माइक उसे माफ नहीं कर पाया और आखिर में उसे बेरमी से भगा दिया। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। दुनिया खत्म हुए अब 20 साल हो चुके थे। नए लोगों के जुड़ने से माइक का समुदाय और भी बड़ा और मजबूत हो गया था। माइक की देखरेख में उसके छोटे बेटे जोई ने गजब का हुनर दिखाया। ईंधन की भारी कमी के बावजूद उसने अपने दिमाग से एक ऐसा सोलर प्लेन बनाया जो लगातार
किलोमीटर तक उड़ सकता था। जोई का मकसद अपनी बहन हीदर और भाई जेम्स को ढूंढना था, जो अब तक वापस नहीं आए थे। पर इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढ पाता, एक नई मुसीबत आ गई। एक रात जोई पसीने से लथपथ माइक के कमरे में आया और अचानक जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके साथ साथ कई और लोग भी बीमार पड़ गए। पहले लगा कि ये मामूली फ्लू है, पर मॉली ने माइक को बताया कि ये वही खतरनाक वायरस है जिसने दुनिया तबाह की थी। ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए मॉली ने सबको मास्क पहनने और बीमारों को अलग रखने की सलाह दी। लेकिन अपने बेटे को खोने के डर से माइक ने जोई को अपने पास ही रखा। जल्द ही बीमारी फैल गई और समुदाय के आधे लोग बिस्तर पर पड़ गए। मॉली के पास भी इसका कोई पक्का इलाज नहीं था। अपने कमजोर होते बेटे को देख माइक बस किसी चमत्कार की दुआ करने लगा। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी एक अच्छी खबर मिली। 6 साल से गायब उसकी बेटी हीदर वापस आ गई थी। पर हीदर ने बताया कि जेम्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अब अपने छोटे भाई के पास रहकर उसकी देखभाल करना चाहती थी। मगर क्या सच में कोई चमत्कार होगा या फिर कोई और बड़ी मुसीबत आने वाली है? हीदर के लौटने पर जेनी ने उससे पूछा कि उसका बेटा जेम्स कैसे मरा। तब हीदर ने जेनी को उन 6 सालों की पूरी कहानी सुनाई। घर छोड़ने के बाद वे गाड़ी लेकर उत्तर की ओर निकल गए थे। उन्होंने बहुत खूबसूरत नजारे देखे, पर उन्हें रास्ते में एक भी जिंदा इंसान नहीं मिला। हालांकि उन्होंने सर्दियों में लौटने का वादा किया था। पर नई जगहों और जिंदा बचे लोगों की तलाश में हीदर और जेम्स आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक के बाद एक कई शहर छान मारने के बाद भी उन्हें हर जगह सन्नाटा ही मिला। जब वे हार मानने वाले थे, तभी उन्हें दीवारों पर कुछ नंबर और तीरों के निशान दिखे। हालांकि उन्हें उनका मतलब नहीं पता था, पर वे समझ गए कि ये किसी खास तरफ इशारा कर रहे हैं। वे उन निशानों के पीछे चलते रहे, लेकिन रास्ता उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा निकला। थक हार कर उन्होंने एक जगह अपना ठिकाना बना लिया। वही 6 साल गुजर गए। जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। पर उससे पहले वे एक आखिरी अनजान इलाके को देखना चाहते थे, और इसी फैसले ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। हीदर को वहां एक खास जड़ी बूटी का पौधा मिला। कहा जाता था कि इसमें बहुत औषधीय गुण है और ये कई बीमारियों का इलाज कर सकता है। हीदर इसे लेने के लिए औजार लेने कैंप की तरफ बढ़ी। तभी उसे रास्ते में एक फटे पुराने कपड़ों वाला आदमी मिला। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, वो आदमी भाग गया। जेम्स समझ गया कि अजनबियों पर भरोसा करना ठीक नहीं, इसलिए उसने रात को बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। जब हीदर टेंट लगा रही थी, तभी अचानक पीछे से जेम्स की चीख सुनाई दी। उसी आदमी ने जेम्स को पकड़ रखा था और वह खाने की मांग कर रहा था। हीदर ने मिन्नत की कि वो सब कुछ दे देगी, बस जेम्स को छोड़ दे। पर तभी जेम्स ने उस पर हमला कर दिया और हाथापाई में उस आदमी ने जेम्स के पेट में चाकू घूम दिया। जेम्स को तड़पता देख वो आदमी घबरा गया और कहने लगा कि ये गलती से हुआ। मगर हीदर गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने तुरंत कुल्हाड़ी फेंककर उस आदमी का काम तमाम कर दिया। पर तब तक बहुत खून बहने की वजह से जेम्स की जान जा चुकी थी। उसे भारी मन से वही दफनाने के बाद हीदर घर के लिए निकल पड़ी और महीनों बाद यहाँ पहुंची। अपने बेटे की मौत की बात सुनकर जेनी रोने लगी और हीदर को गले लगा लिया। पास ही खड़ा रॉस भी गम में डूबा हुआ था। लेकिन अभी घर में और भी बड़ी मुसीबत थी। वायरस के दोबारा हमले से न सिर्फ जोई की जान खतरे में थी, बल्कि कई और लोग भी अस्पताल में भर्ती थे। अपने बेटे को बचाने के लिए माइक पहली बार उस शहर में गया जहां वो कभी नहीं जाना चाहता था। एक अस्पताल से कुछ जरूरी सामान लेकर वो जल्दी से घर लौटा ताकि खून चढ़ाकर अपने बेटे को बचा सके। पर हीदर ने उसे रोक लिया और कहा कि मॉली उस जड़ी बूटी से दवा बनाने की कोशिश कर रही है। दोनों इसी बात पर बहस कर ही रहे थे कि जोई का बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया। घबराया हुआ माइक उसे लेकर अस्पताल भागा, पर दवा बनने में अभी और वक्त चाहिए था और जोई के पास वक्त कम था। हार मानकर मॉली ने सलाह दी कि जोई का शरीर तुरंत ठंडा किया जाए। माइक फौरन जॉर्ज के पास गया और उसकी मदद मांगी। वे जोई को लेकर तेजी से जंगल की तरफ गए और उसे पानी के एक कुंड में डाल दिया। अब वे सिर्फ ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते थे। नई दवा के असर से बाकी बीमार लोगों की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। इससे मॉली को थोड़ी राहत मिली। तभी केली ने हीदर से उस अजनबी आदमी के बारे में पूछा। हीदर ने बताया कि उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, पर उसे उसके हाथ पर बना एक सुनहरा टैटू याद था। ये सुनते ही केली समझ गई कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि साइलस था। किस्मत का खेल देखिए, जोई को वापस घर लाया गया, पर उसकी हालत सुधरने के बजाय और खराब होती गई। सबकी आंखों के सामने जोई ने दम तोड़ दिया। उनका सबसे प्यारा छोटा बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सबने मिलकर मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद माइक गुस्से और गम में पागलों की तरह शहर की तरफ भागा। उसने वहां लिखे सारे संदेशों को मिटा दिया और अपना दुख निकालने लगा। जब माइक किताबों को जलाने चला, तो सारा ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि भले ही जोई चला गया, पर बाकी बच्चों को अभी पढ़ना है। वही हमारा आने वाला भविष्य है। अपनी पत्नी की बात मानकर माइक ने किताबें नहीं जलाई, पर बेटे के जाने का गम उसके दिल से नहीं जा रहा था। जिंदगी तो चलती रहती है। माइक अकेला पहाड़ की चोटी पर गया। वहां डूबते सूरज को देख उसे एहसास हुआ कि किसी एक के जाने से दुनिया नहीं रुकती। हर चीज फिर से जिंदा हो रही है और एक बेहतर भविष्य अब इंसानों को खुद बनाना होगा। घर लौटकर माइक फिर से बच्चों को पढ़ाने लगा, पर इस बार उसने बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा, बस उन्हें पुरानी दुनिया की कहानियां सुनाने लगा। वो दुनिया आज से बहुत अलग थी। इंसानों के लालच की वजह से वहां हमेशा जंग होती रहती थी। शहरों में आसमान साफ नहीं दिखता था, बस धुआं और धूल ही होती थी। हर कोई बस भागदौड़ में लगा था और मुस्कुराहट खो चुकी थी। माइक ने कहा कि वो पुरानी दुनिया को दोबारा बसाने की कोशिश कर रहा था, पर क्या सच में हमें वैसी दुनिया चाहिए? आज आसमान नीला है, चारों तरफ हरियाली है और हमारे पास शुद्ध खाना है। अगर धरती फिर से नई हो सकती है, तो इंसान भी हो सकते हैं। आज से वह टीचर नहीं रहेगा, बल्कि बच्चे कुदरत से सीखेंगे ताकि वे जान सके कि धरती के साथ मिलकर कैसे रहना है। यही इस तबाही का असली सबक था। 1 साल बाद माइक ने हिम्मत जुटाई और जोई के कमरे में गया। वो जोई का सामान समेटना चाहता था, पर तभी उसे एक डायरी मिली जिसे देखकर वो दंग रह गया। जोई मरने से पहले रेडियो बनाने पर रिसर्च कर रहा था और उसने उसके नक्शे भी बनाए थे। उन नक्शों की मदद से वे एक रेडियो स्टेशन बना सकते थे जिससे संदेश भेजे जा सके। जोई चाहता था कि इसके जरिए और भी जिंदा बचे लोगों को ढूंढा जाए। माइक को समझ आया कि उसका छोटा सा बेटा कितनी बड़ी सोच रखता था। उसने वे सारे नक्शे दीवार पर लगा दिए और सबको बुलाकर रेडियो स्टेशन बनाने का काम शुरू किया।
जब रेडियो बन गया तो माइक ने अलग अलग सिग्नल पर कोशिश करनी शुरू की। माइक ने उन चैनल्स को लिख लिया जहां से कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में गूंज रही थी, पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। माइक को परेशान देख सारा ने उसे थोड़ा आराम करने को कहा। वो माइक को एक खुले मैदान में ले गई जहां सब मिलकर बेसबॉल खेल रहे थे। वहां सब बहुत खुश थे और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। इसी बीच माइक को कुछ ऐसा पता चला जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। हीदर ने पूछा कि बेसबॉल में इतने नंबरों का इस्तेमाल क्यों होता है। माइक ने समझाया कि पुराने लोग आंकड़ों के शौकीन थे और नंबरों से ही दुनिया को समझते थे। हीदर ने बताया कि सफर के दौरान उसने और जेम्स ने कई छतों पर कुछ नंबर लिखे देखे थे। तब उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया था, पर अब लगा कि शायद वे रेडियो के सिग्नल थे। माइक तुरंत घर भागा और बेताबी से रेडियो शुरू करके उन नंबरों पर कॉल करने लगा। बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। सबकी उम्मीद भरी निगाहों के बीच जब माइक ने कई बार आवाज दी तो आखिरकार वहां से जवाब आया, 1 4 7 2 2 5। वो आवाज सुनते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बात करने पर पता चला कि वे लोग 100 किलोमीटर दूर एक पार्क में हैं और वहां कई लोग जिंदा हैं। उन्होंने पूछा कि क्या माइक वहां आएगा या वे लोग खुद चलकर आए। ये सुनकर रॉस थोड़ा चौकन्ना हो गया। उसने सबको सोच समझकर जवाब देने को कहा क्योंकि अजनबियों पर भरोसा करना मुश्किल था। उसकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। तभी रेडियो से फिर आवाज आई कि वे लोग भी डरे हुए हैं और वे उनकी हिचकिचाहट समझ सकते हैं क्योंकि उनके अपने लोग भी रेडियो पर संपर्क करने के खिलाफ थे। ये सुनकर सबको एहसास हुआ कि अगर इंसानियत को बचाना है तो साथ मिलकर चलना होगा। सबने नए साथियों से मिलने का फैसला किया। माइक ने भी हाँ कह दिया। दुनिया खत्म हुए अब कई साल बीत चुके थे। अब माइक बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी विरासत और जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दी ताकि इंसानियत और ये धरती हमेशा बनी रहे। इंसानों ने धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसे फिर से साफ सुथरा बनाने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। आइए हम सब मिलकर इस धरती को बचाने का संकल्प लें और एक खूबसूरत दुनिया बनाएं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।